बहुत समय पहले की बात है। दिव्यापुर नामक गांव में सुनीता और अर्चना अपनी सौतेली माँ शोभा के साथ रहते थे। सुनीता और अर्चना की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी विनोद शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुनीता और अर्चना की मां की मृत्यु होने के कारण विनोद को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुनीता और अर्चना के पिताजी विनोद उन दोनों का ध्यान रखने के लिए शोभा नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। शोभा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम महिमा था। शुरू में शोभा विनोद के सामने अर्चना और सुनीता से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। परंतु विनोद के शहर चले जाने के बाद शोभा सुनीता और अर्चना से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन महिमा अपनी माँ शोभा से कहती है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पैसिफिक मॉल घूमने गई थी और वहाँ मुझे एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आ गई है और वो ड्रेस कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो तुम्हारे लिए वो ड्रेस अभी खरीद कर ले आते हैं, तभी तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लगेगी। वैसे कितने की है तुम्हारी वो ड्रेस? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो ड्रेस खरीद लेगा। शोभा और महिमा मॉल के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सुनीता शोभा से कहती है, माँ, मेरे सारे कपड़े पुराने और फट गए हैं, कृपया करके आप मेरे लिए सस्ते से कपड़े खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले तो तेरे लिए बाजार से कपड़े खरीद कर लाई थी, इतने जल्दी फाड़ लिए तूने। अब तुझे वही फटे पुराने कपड़े पहनने होंगे और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर शोभा अपनी बेटी महिमा के साथ मॉल में कपड़े खरीदने चली जाती है और सुनीता शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जी खरीदने चली जाती है। सुनीता बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुनीता उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप इस तरह सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ, कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो। सुनीता उन बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर सड़क पार करा देती है। फिर जब सुनीता वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी में बदलकर सुनीता को आवाज लगाती है और सुनीता से कहती है, रुको सुनीता, आप कौन है? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुनीता, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं परी लोक में अपनी परी बहनों के साथ रहती हूँ। मेरी सारी बहनें कहती है कि पृथ्वी लोक के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना कोई तो पृथ्वी लोक पर अच्छा इंसान होगा, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप एक परी हैं और आप परी लोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सुनीता, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर अब भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारे बुरे समय में मदद करेगी। परी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है, क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ क्यों नहीं, ये लो, ये दोनों जादुई लहंगे हैं। ये पहला लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये दूसरा लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुनीता परी से वो दोनों लहंगे लेकर घर आ जाती है और अर्चना को सारी बात बता देती है। सुनीता दीदी, अब तो हमारे पास ये 2 जादुई लहंगे हैं, क्यों ना हम ये घर छोड़ दे, इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। अर्चना, तुम ठीक कह रही हो, माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं।
और इसी तरह सुनीता और अर्चना शोभा और महिमा के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देते हैं और एक जंगल में चले जाते हैं। अब उन दोनों को रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुनीता जादुई सोने के लहंगे से बोलकर जादू से घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के लिए एक सुंदर सा घर दे दो। सुनीता के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए कोमल सोफे आदि लग्जरी चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुनीता और अर्चना के पिताजी विनोद शहर से काम की छुट्टी लेकर घर लौट आते हैं। विनोद घर आकर शोभा से बोलता है, शोभा, मेरी दोनों प्यारी बेटी सुनीता और अर्चना कहाँ है? जी पता नहीं सुनीता और अर्चना कहाँ चली गई। मैं महिमा के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां घर पर नहीं थी। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटी किस हाल में होगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली और यह बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारे बातों से साफ नजर आ रहा है, जरूर तुमने बेचारी उन दोनों को बहुत परेशान करा होगा, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई होगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी दोनों प्यारी बेटी। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेगी उसी घर में मैं रहूँगा। और इस तरह विनोद घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद विनोद को जंगल में एक घर दिखाई देता है। विनोद चलते चलते बहुत थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटी सुनीता और अर्चना वहाँ बड़े ही प्यार और स्नेह से रह रही थी। सुनीता और अर्चना अचानक अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतीली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से दिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ शोभा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। यह सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी खुश होगी। और उस दिन के बाद विनोद अपनी दोनों बेटियां सुनीता और अर्चना के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में मुस्कान अपनी माँ रमा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। मुस्कान बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, परंतु वह दिखने में बहुत ही काली थी। उसकी छोटी छोटी आँखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम दिखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। मुस्कान की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम खुशबू था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस कारण उसको अपने ऊपर बहुत घमंड आ गया था। मुस्कान के पिता रामू शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। जब कभी किसी काम से मुस्कान बाहर जाया करती थी तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। मुस्कान उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। खुशबू हमेशा मुस्कान से लड़ती रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन रमा बाजार जा रही होती है तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ही बता दो तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊं? अरे माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये खुशबू की बच्ची मुझे चिढ़ा रही है। मुझे खुशबू के साथ नहीं रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, परंतु ध्यान रखना कहीं धूप में तुम और काली ना हो जाओ। मुस्कान गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर भी लोग मुस्कान का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन मुस्कान बाजार से सामान खरीदकर घर आ रही थी
तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुस्कान का मजाक उड़ाने लगता है। देखो देखो, यह तो मिस मुस्कान है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़की की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह मुस्कान उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। मुस्कान बाजार से फल व सब्जियां खरीदकर अपने घर आ जाती है। एक दिन मुस्कान बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास की ही झोपड़ी में रह रही जादूगरनी अपनी झोपड़ी से निकलती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो। आवाज सुनकर मुस्कान डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है वहाँ पर एक जादूगरनी खड़ी है। आप दिखने में तो किसी जादूगरनी की तरह लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक जादूगरनी ही हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं इधर आई हूँ। बताओ तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो, क्या हो गया, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। जादूगरनी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद मुस्कान जादूगरनी को सारी बात बता देती है कि उसे उसके पड़ोस के लोग बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसके सारी बातें सुनकर जादूगरनी उसे अपने जादू से एक जादुई मशकरा देती है और कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मशकरा है। इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा हट जाएगा। परंतु ध्यान रहे, इस मशकारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मशकारे का इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत बदसूरत हो जाएगी। मुस्कान जादूगरनी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर मुस्कान जादूगरनी के कहे अनुसार वो जादुई मशकरा अपनी आँखों पर लगा लेती है। मशकरा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मुस्कान अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन खुशबू के पास जाती है। वाओ दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ, मुझे भी तो बताओ। और इस तरह मासूम मुस्कान अपनी छोटी बहन खुशबू को सारी कहानी सुनाती है। खुशबू ये सब सुनकर मन ही मन उस मशकारे को अपना बनाने के ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपना वो मशकारा लगाने दो। नहीं मेरी बहन, उस जादूगरनी ने इस मशकारे को मेरे अलावा किसी को भी देने से मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मशकारा नहीं दे सकती। खुशबू को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो झूठ बोल रही है। परंतु खुशबू ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके मशकरा लगा कर रहेगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, परंतु मौका मिलते ही मैं वो जादुई मशकरा चुराकर अपनी आँखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर खुशबू वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह मुस्कान के रोजाना वो जादुई मशकरा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। मुस्कान जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि अब वो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी मुस्कान को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और कहता है, अरे वाह मुस्कान, तुम तो पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो, यह कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना,
तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर मुस्कान वहाँ से बाजार की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू मुस्कान को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मस्कारा लगाने लगती है। खुशबू के मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। खुशबू अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। खुशबू रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। अरे खुशबू बहन, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ये मस्कारा मत लगाना। अब देख क्या हुआ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन। अब शायद तू जिंदगी भर ऐसे ही रह जाए। परंतु खुशबू के ज्यादा माफी मांगने पर मुस्कान खुशबू को माफ कर देती है और जादुई मस्कारे से बोलकर उसे वापस पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। और इस तरह दोनों बहनें अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती है और दोनों की गहरी दोस्ती भी हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब संजय वन में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसमें 15-16 परिवार रहा करते थे। लोगों का जीवन यापन वनों से ही चल रहा था। गांव के लोग वनों से खाने के लिए मीठे स्वादिष्ट फल, सब्जियां आदि लाते और उन्हीं से अपना गुजारा चलाते थे। गांव वालों ने एक छोटे से एरिया में खेती करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो अपने गांव के लायक फसल उगा लेते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। इस गांव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ शकुंतला और पिता कमलेश के साथ रहती थी। गांव में सभी लोग ज्यादा विकसित नहीं थे, न ही गांव वालों की ज्यादा जरूरतें थी, परंतु जंगलों से पेड़ पौधे काट काट कर जंगल खत्म हो रहे थे, जिस वजह से अब लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जंगल की जगह यहाँ पर शहर का विकास हो जाए और उन्हें यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए। इस बात की चर्चा करते हुए कमलेश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, जैसे जैसे इस गांव में ये सब चल रहा है, मुझे तो लगता है एक दिन ये गांव यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। परंतु ऐसा क्यों? हम तो यहाँ काफी सालों से रह रहे हैं। ये वन ही हमारा जीवन है। हम इसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम सभी गांव वालों को मिलकर कुछ न कुछ इसके लिए करना होगा। शकुंतला और कमलेश बातें करते हैं, तभी सुनैना उनके बीच में बोलती है, पापा आपको पता है इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो चुड़ैल लंगड़ी है। लंगड़ी चुड़ैल इस जंगल से कहीं नहीं जा सकती है। अगर किसी ने भी हमें इस गांव से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो चुड़ैल उसे खा जाएगी। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम होता है। और तुम्हें ये सब किसने बताया? ये सब तो मुझे किसी ने नहीं बताया है। ये कहानी मैं अभी अभी बनाई हूँ। आपको पता है पापा, अगर हमने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी और जो भी इन वन में आएगा उसको सुना दी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस जंगल में आएगा। सब डर के मारे भाग जाएंगे। पर बेटी, हम ये गलत अफवाह नहीं फैला सकते हैं। अगर किसी ने सच का पता लगा लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें इस जंगल में बने रहने के लिए कुछ और सोचना होगा। कमलेश को सुनैना की बातें कुछ समय तक तो अच्छी लगती है, परंतु वो छोटी बच्ची की बात मानकर उसे अनदेखा कर देता है। उसके बाद पूरा परिवार खाना खा लेता है और सो जाता है। सुबह जब होती है तो कमलेश देखता है कि शहर से काफी लोग जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये जंगल तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर इस जंगल को साफ कर दिया जाए तो हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार होटल बना सकते हैं। ये 5 स्टार होटल बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पर काफी लोग इन्वेस्ट भी करने आएंगे। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर देखो कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। ये काम हमें जल्द ही शुरू करना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो वो हमें ये जमीन कभी नहीं देगा। शहर से आए व्यापार को बात करता हुआ कमलेश दूर खड़ा हुआ सुन रहा था और कमलेश अपने गांव को किसी तरह से बचाना चाहता था। कमलेश को कुछ समझ नहीं आता है। तभी कमलेश पेड़ के पीछे छुपकर बोलता है, जो भी तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, मैंने सब कुछ सुन लिया है।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन जंगल के पेड़ों को काट दोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी? शायद तुम्हें पता नहीं है, इस पूरे वन पर मेरा कब्जा है। मेरा गांव का एक एक बंदा मुझसे डरता है। अगर यकीन न हो तो गांव वालों से पता कर लेना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसी वक्त तुम दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ। आखिरी चेतावनी है ये मेरी। अगर मुझे तुम यहाँ दोबारा नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा। कमलेश बहुत हिम्मत जताकर ये सब कह तो देता है, परंतु पेड़ के पीछे डरता हुआ खड़ा रहता है। उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ज्यादा डरे हुए थे। चेहरे पर पसीने टपक रहे थे। उसे डर था कि कहीं व्यापारी पेड़ के पीछे जाकर देख ना ले, परंतु कमलेश की आवाज में इतना दम था कि व्यापारी ये सब सुनते ही जल्दी जल्दी भागकर अपनी गाड़ियों में सवार हुए और वहाँ से भाग गए। कुछ पल के लिए तो कमलेश को चैन आ जाता है, परंतु अब बात ये थी कि अगर व्यापारियों ने गांव में पता कर लिया तो गांव वाले क्या कहेंगे। कमलेश ये सब सोचते सोचते अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर कमलेश ये सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है। वहाँ पर उसकी बेटी सुनैना भी बैठी होती है। अजी, अब क्या होगा? क्या हमें अपना भोजन बिस्तर बांधकर इस गांव से दूर जाना होगा? हम कल ही इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और देखो आज ये सब हो रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने किसी तरह उन व्यापारियों को डराकर भगा तो दिया है। अब बस हमें पूरे गांव में चुड़ैल की खबर फैलानी होगी, ताकि कोई भी गांव वालों से आकर बात करे तो गांव वाले चुड़ैल की सच्चाई सभी लोगों को बता दे। लेकिन पापा, अगर हम चुड़ैल की बात सबको बताएंगे तो गांव के सभी लोग बहुत डर जाएंगे और बच्चे तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ सुनैना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा आइडिया हो तो तुम मुझे बताओ। हमें इस गांव को बचाना होगा, साथ ही साथ ये वन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, हमें इसे भी बचाना होगा। हाँ पापा, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम पूरे गांव में ये बात फैला दें कि जंगल में एक लंगड़ी परी रहती है, जो परी कहीं नहीं जा सकती है। वो जंगल की रक्षा करती है। जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाएगा वो परी उसे सजा देगी। अरे बेटा, पर परियां बहुत अच्छी होती है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुनैना और कमलेश अपने वन को बचाने के लिए बहुत सारी तरकीबें सोचते हैं। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद कमलेश सुनैना की बातों से सहमत होकर पूरे गांव में जंगल में रहने वाली लंगड़ी परी की कहानी बता देता है और धीरे धीरे करके सभी लोग इस बात पर विश्वास भी करने लगते हैं। अब लोग कभी भी शाम के समय जंगल नहीं जाते थे, वो केवल दिन में ही जंगल जाते थे। जब भी गांव में कोई भी व्यापारी जंगल में आता तो गांव वाले उन्हें ये कहानी सुना देता, तो व्यापारी डरकर वापस चला जाता। परंतु एक बार एक बहुत चतुर व्यापारी आता है और वो समझ जाता है कि वन को बचाने के लिए ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। तभी वो व्यापारी बड़े बड़े जेसीबी मशीन लेकर वनों की कटाई करने के लिए पहुंच जाता है। अब वनों को काटने से कोई नहीं बचा सकता था। वो व्यापारी अपने सभी आदमियों को पेड़ों को काटने का ऑर्डर दे देता है और मशीन को पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक परी प्रकट होती है, जो परी लंगड़ी परी होती है। लंगड़ी परी को देखकर व्यापारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुमने क्या सोचा सेठ कि तुम जंगल के सारे पेड़ पौधे काटकर यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाओगे? तुम्हें जरा भी इस गांव वालों का ख्याल नहीं आया? और ये जंगल जिससे तुम्हें कितनी सारी चीजें मिलती है, दवाइयाँ, पेड़ पौधे, पत्ते, ये सब कितने काम की चीज है, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है? अगर ये सब खत्म हो गया तो तुम सब इस धरती पर बिल्कुल नहीं रह पाओगे। अभी भी समय है सेठ, सुधर जाओ और अपने आदमियों को लेकर वापस चले जाओ। फिर अगर इस गांव में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ परी को यूं अपने सामने अचानक से प्रकट होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे गांव वालों की कहानी पर विश्वास हो जाता है।
वो अपने आदमियों को लेकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। अब गांव के सभी लोग उस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं और कमलेश की झूठी कहानी सच में बदल जाती है। कमलेश परी को धन्यवाद करता है। अब बहुत अच्छी है परी, जो आपने ठीक समय पर आकर हम पूरे गांव वालों को मुसीबत से बचा लिया। अब बहुत धन्य है, आज मुझे आपकी मान्यता पर विश्वास हो गया। अगर आज आप नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। कमलेश, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारा परिवार बहुत ईमानदार और दयालु है। आज तुम्हारी ही वजह से ये जंगल सुरक्षित बचा हुआ है। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जो जंगलों की पूजा करते हैं। मैं उन्हीं की रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ और आज से इस जंगल में तुम सब लोगों की सेवा करने के लिए रहूंगी। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो, तुम बेझिझक इस जंगल में आकर मुझसे कोई भी वस्तु मांग सकते हो। मैं तुम्हें जरूर दूंगी। आपने हम गरीब के रहने के लिए जगह बना दी, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। मैं आपका बहुत बड़ा उपकारी हूँ। आप इस जंगल में हमेशा रह सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हम गांव वाले आपकी जरूर मदद करेंगे। इसके बाद से परी जंगल में अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेती है और उसी में रहने लगती है। गांव वालों के हालातों को देखते हुए परी उनकी मदद करने आती है और जरूरत पड़ने पर लोग भी परी से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही लंगड़ी परी पूरे गांव में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और सभी लोग उसे चाहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।